हीरे का नाम सुनते ही मन में एक चमक, एक आकर्षण सा महसूस होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, लगता है जैसे पृथ्वी का कोई चमत्कार हो। आज हम इसी चमकदार पत्थर की परतें खोलने वाले हैं। हम इसके पूरे सफर को समझेंगे, धरती की गहराइयों से लेकर हमारे हाथों तक। हाँ, और हमारा मिशन आज सिर्फ ये बताना नहीं है कि हीरा सुंदर होता है, बल्कि ये समझना है कि ये बनता कैसे है, मिलता कहाँ है, और सबसे बड़ा सवाल, ये इतना कीमती है क्यों? हम इसकी खूबसूरती के पीछे जो विज्ञान है, भूगोल है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हीरा आखिर है क्या? जहां तक मैं जानता हूं ये सिर्फ कार्बन है। कोयला भी कार्बन है, पेंसिल की नोक भी, तो ये इतना खास कैसे हो गया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। है तो ये सिर्फ कार्बन, लेकिन इसकी जो कहानी है वो इसके बनने के तरीके में छिपी है। इसकी रेसिपी में सामग्री एक ही है, कार्बन, लेकिन इसे पकाने का तरीका वो असाधारण है। सोचिए, आपको चाहिए ढेर सारा कार्बन, उस पर डालना होगा बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा तापमान, और फिर उसे करोड़ों साल के लिए छोड़ देना होगा। करोड़ों साल? मतलब कितना समय? कमाल की बात तो यही है, वैज्ञानिकों को जो सबसे पुराना हीरा मिला है वो करीब 3 अरब साल पुराना है। 3 अरब साल? एक मिनट, पृथ्वी तो खुद करीब 4.5 अरब साल पुरानी है। इसका मतलब जब ये हीरा बन रहा था तब धरती पर शायद सिर्फ बैक्टीरिया जैसे जीव थे। बिल्कुल, ये तो एक टाइम कैप्सूल है। सच में? ये पृथ्वी के इतिहास का एक गवाह है। और ये बनता भी सतह पर नहीं, बल्कि मैंटल में, जो सतह से लगभग 150 से 200 किलोमीटर नीचे है। 200 किलोमीटर? जी, वहाँ तापमान 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है और दबाव सतह के दबाव से 50,000 गुना ज्यादा। इन्हीं चरम स्थितियों में कार्बन के परमाणु एक बहुत ही मजबूत एक क्रिस्टल संरचना में बंध जाते हैं, जिसे हम हीरा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि हीरे पृथ्वी की बहुत गहराई में बनते हैं, मतलब जहां कोई पहुंच नहीं सकता। तो फिर वे हमारी पहुंच में सतह तक आते कैसे हैं? क्या हम उतनी खुदाई करते हैं? नहीं नहीं, उतनी गहराई तक खुदाई करना तो आज की तकनीक से भी नामुमकिन है। यहाँ प्रकृति खुद एक लिफ्ट का काम करती है, और वो लिफ्ट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी? मुझे लगा था ज्वालामुखी से तो सिर्फ लावा निकलता है। ज्यादातर वही करते हैं, लेकिन कुछ खास तरह के गहरे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं जो बहुत तेज और शक्तिशाली होते हैं। ये विस्फोट मेंटल की चट्टानों को रॉकेट की रफ्तार से ऊपर धकेलते हैं। इन्हीं खास ज्वालामुखी चट्टानों को किम्बरलाइट कहते हैं। किम्बरलाइट? हाँ, और हीरे इन्हीं किम्बरलाइट चट्टानों के अंदर एक यात्री की तरह फंसे होते हैं और सतह के करीब आ जाते हैं। तो असल में हीरे की खदानें और कुछ नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुराने ठंडे पड़ चुके ज्वालामुखियों के रास्ते हैं, जिन्हें हम किम्बरलाइट पाइप्स कहते हैं। मतलब हीरा खोजना असल में पुराने ज्वालामुखी खोजना है। ये तो किसी एडवेंचर फिल्म जैसा लग रहा है। तो ये किम्बरलाइट पाइप्स दुनिया में हैं कहाँ? आज के समय में कौन से देश हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं? आज के समय में मात्रा के हिसाब से देखें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश आते हैं। और भारत? मैं जब भी हीरों के बारे में सोचता हूँ तो हमेशा भारत का नाम दिमाग में आता है। कोहिनूर, और भी कितनी कहानियां हैं। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। एक जमाना था लगभग 18वीं सदी तक जब भारत ही दुनिया का एकमात्र हीरा उत्पादक था। एकमात्र? हाँ, लेकिन आज यहाँ व्यावसायिक उत्पादन लगभग न के बराबर है। ऐसा क्यों? क्या भारत के हीरे खत्म हुए? ऐसा कहना मुश्किल है। भारत में पूरी एक हीरा पट्टी है। मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र है, बुंदेलखंड का इलाका है, और ऐतिहासिक रूप से तेलंगाना का गोलकुंडा क्षेत्र। हाँ, सुना है मैंने। गोलकुंडा की खदानों से निकले हीरे तो अपनी शुद्धता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। गोलकुंडा डायमंड्स। दुनिया के कुछ सबसे मशहूर हीरे वहीं से निकले हैं। आज उत्पादन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुरानी खदानों का खाली होना या नई खदानों को खोजने की भारी लागत। लेकिन हीरों की दुनिया में भारत का जो ऐतिहासिक महत्व है वो आज भी बेजोड़ है। तो रूस से लेकर भारत के गोलकुंडा तक इनका भूगोल तो बहुत फैला हुआ है, लेकिन इन जगहों से एक छोटा सा पत्थर निकालने के पीछे जो मेहनत लगती होगी उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। होता कैसे ये सब? ये वाकई में एक बहुत बड़ा काम है। मुख्य रूप से 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला और सबसे आम है ओपन पिट माइनिंग। इसमें जमीन को ऊपर से नीचे की तरफ एक विशाल सीढ़ीदार गड्ढे की तरह खोदा जाता है।
इसमें मैं यहाँ टोकना चाहूंगा। जब हम कहते हैं विशाल गड्ढा, तो कितना विशाल? कुछ खदानें इतनी बड़ी हैं कि अंतरिक्ष से भी साफ दिखती हैं। वाह! रूस की मीर खदान का व्यास 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1 किलोमीटर? हाँ, और आधा किलोमीटर गहरी। सोचिए, इतना सब कुछ खोदना पड़ता है मुट्ठी भर पत्थरों के लिए। जब ये तरीका बहुत गहरा हो जाता है, तब दूसरा तरीका अपनाते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग। इसमें सीधी गहरी सुरंगें खोदी जाती हैं। और तीसरा तरीका? वो है जलोढ़ खनन। ये उन जगहों पर होता है जहां करोड़ों सालों में नदी के बहाव से किम्बरलाइट चट्टानें टूट गईं और हीरे बहकर नदी के किनारों पर जमा हो गए। यहाँ खनिक रेत और बजरी को छानकर हीरे ढूंढते हैं। तो मान लीजिए महीनों की खुदाई के बाद एक कच्चा हीरा मिल गया, तब तो वो वैसा चमकदार नहीं होता होगा जैसा हम गहनों में देखते हैं। बिल्कुल नहीं। कच्चा हीरा तो एक साधारण अपारदर्शी पत्थर जैसा दिखता है। अच्छा। उसकी असली चमक निकालने की प्रक्रिया अपने आप में एक कला और विज्ञान दोनों है। पहले चट्टानों को तोड़ा जाता है, धोया जाता है, फिर हाथ से हीरों को छांटते हैं। लेकिन असली जादू इसके बाद शुरू होता है। कटिंग और पॉलिशिंग? हाँ, और ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक कला है। कटिंग हीरों की प्रोसेसिंग का सबसे महंगा और सबसे मुश्किल चरण है। मुश्किल क्यों? क्योंकि एक विशेषज्ञ कारीगर ये तय करता है कि कच्चे हीरे को कैसे काटा जाए ताकि इसका वजन कम से कम बर्बाद हो और चमक सबसे ज्यादा निखर कर आए। हीरे की असली कीमत इसी कला पर निर्भर करती है। और ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसे काटना भी आसान नहीं होगा। सही कहा। हीरे को काटने के लिए दूसरे हीरे का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अरे वाह! उसी प्रक्रिया में उसे वो जाने पहचाने पहलू और आकार दिए जाते हैं जो रोशनी को पकड़कर इंद्रधनुषी रंगों में बिखेरते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सुनकर ही थकान हो रही है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो आजकल बहुत चर्चा में, लैब में बने हीरे। ये क्या हैं? क्या इन्हें नकली माना जाए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और नहीं, ये नकली नहीं है। लैब में बने हीरे रासायनिक, भौतिक और ऑप्टिकल रूप से प्राकृतिक हीरे जैसे ही होते हैं। वो भी कार्बन के ही क्रिस्टल हैं। मतलब कोई अंतर नहीं? इन्हें बनाने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है HPHT, जो पृथ्वी के मैंटल जैसी स्थितियां लैब में बनाता है। दूसरा है CVD, जिसमें कार्बन गैस से हीरे की परतें उगाई जाती हैं। लेकिन सच में कोई अंतर नहीं? मतलब एक हीरा जो अरबों साल जमीन के नीचे रहा और एक जिसे कुछ हफ्तों में मशीन ने बनाया, क्या उनकी फील में कोई फर्क नहीं होता? आपकी दुविधा स्वाभाविक है। नंगी आंखों से या एक सामान्य माइक्रोस्कोप से कोई विशेषज्ञ भी इनमें फर्क नहीं बता सकता। फर्क बताने के लिए बहुत उन्नत उपकरणों की जरूरत पड़ती है। एकमात्र और सबसे बड़ा अंतर है उनकी कहानी में। एक को प्रकृति ने अरबों वर्षों में बनाया है, दूसरे को इंसान ने कुछ हफ्तों में। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम हीरे लैब में बना सकते हैं और वो असली जैसे ही हैं, तो फिर प्राकृतिक हीरे इतने महंगे क्यों हैं? इसके कई कारण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, प्राकृतिक रूप से अच्छी क्वालिटी के बड़े हीरे आज भी दुर्लभ हैं। दूसरा, वे दुनिया में बहुत सीमित जगहों पर ही मिलते हैं। तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, उनका खनन और कटिंग बहुत महंगा और मुश्किल काम है। और चौथा? मांग। हाँ, उनकी मांग हमेशा ऊंची रहती है। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है बहुत मजबूत मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब वो ए डायमंड इज फॉरएवर वाली लाइन। बिल्कुल। दशकों से हीरों को प्यार, प्रतिष्ठा और हमेशा के लिए होने का प्रतीक बनाकर पेश किया गया है। इस मार्केटिंग ने हीरे को सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक भावना, एक इमोशन बना दिया है। एक जगह इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। दुर्लभता प्लस मानवीय लालच और भावनाएं इक्वल्स बहुत ज्यादा कीमत। ये तो बहुत सटीक विश्लेषण है। मतलब हम पत्थर के साथ साथ एक कहानी भी खरीद रहे हैं। वैसे हीरे की कठोरता के बारे में तो सब जानते हैं, क्या इसका कोई और भी अनोखा गुण है? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प गुण है। ये बिजली का सुचालक नहीं है। अच्छा। लेकिन ये गर्मी का एक बहुत अच्छा सुचालक है। ये गर्मी को बहुत तेजी से अपने अंदर से गुजरने देता है। इसी वजह से असली हीरे को छूने पर वो हमेशा ठंडा महसूस होता है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो आपके हाथ की गर्मी को तेजी से खींच लेता है। वाह, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो हीरा सिर्फ एक चमकदार पत्थर नहीं है, ये पृथ्वी के गर्भ से निकला एक टाइम कैप्सूल है जो अत्यधिक दबाव, ज्वालामुखी रोष और मानवीय कलाकारी की एक अविश्वसनीय कहानी कहता है। बिल्कुल सही। जब कोई हीरे को देखता है
तो उसे सिर्फ एक कीमती रत्न नहीं बल्कि पृथ्वी के गहरे इतिहास का एक टुकड़ा देखना चाहिए जिसे हम तक पहुंचने में करोड़ों साल लग गए। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प विचार छोड़ जाते हैं। जैसा कि अभी बात हुई, हीरे की कीमत में अरबों साल की कहानी और दशकों की मार्केटिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये एक सवाल खड़ा करता है, अगर लैब में बना हीरा भौतिक और रासायनिक रूप से प्राकृतिक हीरे जैसा ही है, तो हम असल में किस चीज का मूल्य दे रहे हैं, वस्तु का या उसके साथ जुड़ी अरबों साल पुरानी कहानी का? और हमारा चुनाव इस बारे में क्या कहता है कि हम किसे ज्यादा महत्व देते हैं, कहानी को या पदार्थ को?